सबसे पहले तो दिशा एकेडमी आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच चिल्ड्रंस स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग, बच्चों की सीखने की रणनीति, बच्चों की सीखने की रणनीति लेके आया हूँ। तो सीखने की रणनीति बच्चों की कैसी होती है, बच्चे कैसे सीखते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। मैंने इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज का बताया हुआ है कि पियाजे जी क्या कहते हैं और बंडूरा जी क्या कहते हैं, वाइगोस्की जी क्या कहते हैं, ब्रूनर जी क्या कहते हैं। ये सारे लोगों की थ्योरी के बारे में हमने बताया हुआ है कि सारे लोग बच्चों की लर्निंग के बारे में कहे हैं। इन लोगों ने कहा हुआ है कि बच्चे इस तरह से सीखते हैं। उसे भी खास कंस्ट्रक्टिविज्म में दो बात करें तो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में जो है वो कल्चरल और सोशल को लेकर के वाइगोस्की जी है, उन्होंने उन्होंने कहा कि बच्चे जो है वह हमेशा फ्री में रह करके और समाज में जाकर के सीखना चाहते हैं, कल्चर से सीखना चाहते हैं। सीखना उनका कल्चर से ट्रांसफर होता है, वह जो है ट्रांसफर होता है और उसको उन चीजों को इंटरलाइज करते हैं, बच्चे इंटरलाइज करते हैं, इंटरलाइज करके सीखते हैं। सीखते हुए इंटरलाइज कहाँ से करते हैं? समाज में, यानी वातावरण में। वातावरण उनके लिए उपस्थित करना, उनके लिए वातावरण उपस्थित करना। वहीं जीन पियाजे जी क्या कहते हैं? जीन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चों को, बच्चे के पास ऐसी क्षमता होती है, वह स्टेज होता है, उस स्टेज पे जाकर के बच्चे सीखने लगते हैं। उस स्टेज पे जाकर के बच्चे सीखने लगते हैं। शुरू शुरू में बच्चे ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का काम करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे जाते हैं तो उनके अंदर में रिवर्सिबिलिटी होती है, सेंट्रेशन होता है। बच्चे उसके बाद जाते हैं तो डिसेंट्रेशन होता है और बच्चे जो है वह इरिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबिलिटी की तरफ जाते हैं। ऐसे आगे जाकर के वह जो है कंक्रीट चीजों को सीखने लगते हैं, आगे जाकर के फॉर्मल चीजों को सीखने लगते हैं, लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगते हैं, हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग करने लगते हैं। तो ये सब चीजें बच्चे जो है वो आगे जाकर के सीखने लगते हैं। तो ये सब चीजें हमने जो है जो बताया, हमने थियरी में बताया हुआ, उन्हीं को हम आगे जाकर के ये बच्चों के लिए अप्लाई करेंगे कि बच्चे सीखते कैसे, उनकी सीखने की रणनीति क्या है। तो चलिए हम इसी पर चर्चा करेंगे। यूट्यूब पे भी स्ट्रीमिंग है, जो यूट्यूब पे देखना चाहते हैं वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। किसी कोई प्रश्न होंगे तो हमसे पूछेगा। आज का जो लेक्चर है वो छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। छोटे से ही टाइम में हमने इसको लिया हुआ रखा हुआ है। चलिए जरा यूट्यूब पे देख लेते हैं कौन कौन है। यूट्यूब पे भी आप लोग दो चार लोग अपना ओपन कर लिया करिए, देखा करिए, यूट्यूब पे भी शुरू रखिए। विशाल यादव, लक्ष्मण सिंह, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, तीन लोग देख रहे हैं। सुंदर। शशि कपूर जी, वाह, शशि कपूर, पृथ्वी गुर्जर, शाबाश। चलिए, सुंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप लोग अपना कंटिन्यू रखिए, अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। किसी कोई प्रश्न होंगे तो हमसे पूछते चलेगा। प्रिंसिपल हमने चर्चा करी हुई थी। जब हम मैं टीएलपी में पढ़ा रहा था तो 5P और 6E की मैं चर्चा कर रहा था, 5P और 6E की चर्चा कर रहा था। तो 5E तो टीएलपी में था, उसको उसकी बात नहीं करनी है, बट जो 6E है, 6E को मेरे को करनी, कैरी करना है। कल हमने 5P की चर्चा करी हुई थी, 6E की चर्चा करी हुई थी और 4R की चर्चा करी हुई थी। 4R से जो 4R मैंने लास्ट में लिया हुआ था, उस 4R को मैं थोड़ा सा और कंप्लीट करके आपको चर्चा करूंगा। वो 4R मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि 4R क्या थे, 4R क्या थे और 5P क्या थे। वो जरा मुझे चर्चा करेंगे, फिर मैं 6E पे आऊंगा। जरा मुझे आप लोग चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि वो 4R क्या थे जो हमने लास्ट में चर्चा किया था। 4R हमने कल टीएलपी पढ़ाया था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मैंने ये बताया हुआ था कि बच्चे जो है सबसे पहले उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करना होता है, और प्रीवियस नॉलेज अगर नहीं है तो उसका ब्रशअप करना पड़ता है। ब्रशअप करने के बाद अगर है तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्लान करते हैं। प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद बच्चों को जो है वो मेंटल रेडनेस करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद मतलब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और रिकैप्चुलेशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। फिर देखते हैं कि बच्चों को जो है वो एनके प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। वो चेक करते हैं, अगर प्राप्त हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से हम ऊपर जाते हैं, रेडनेस करते हैं। तो उसके बाद हम जो है एप्लीकेशन चेक करते हैं बच्चों का, कि अगर बच्चों को एनके प्राप्त हो गया तो उसका एप्लीकेशन चेक करते हैं कि बच्चों को अप्लाई करने आता है कि नहीं, वह ज्ञान अप्लाई करने आता है। अगर बच्चों को अप्लाई करने आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 4R पे चेक करते हैं। 4R क्या है वो जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। 4R क्या है? वो 4R क्या है जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जल्दी जल्दी जरा बताइएगा। 4R क्या थे वो, जिसपे उन 4R पे बच्चों का जो ज्ञान है, जो पढ़ाया हुआ था, वो अप्लाई करना था। क्विक करिए। हाँ, ये तो आपने ये पी बता दिया। 5P, प्लान, पिन पॉइंट, प्रेजेंटेशन, पिक्चर और प्रेस।
प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब। हाँ, ये आपने बताया, जगदीश जी ने बताया कि ये 5 तो पी थे, 5 पी की चर्चा इन्होंने कर दी, 5 पी। कल जो हमने चर्चा किया हुआ था उसमें 5 पी बता रहे हैं, 5 पी बता रहे हैं क्या? तो 5 पी में ये कह रहे हैं कि प्लान, ये कह रहे हैं प्लान, पिन पॉइंट, प्लान, पिन पॉइंट, प्लान, पिन पॉइंट, प्रेजेंटेशन, प्लान, पिन पॉइंट, प्रेजेंटेशन, पिक्चर और प्रेस्क्राइब। ये तो 5 पी बताया आपने। अब हमको बताइए कि 4 आर क्या थे? ये तो पढ़ाने के लिए 5 पी जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज होता है कि प्लान करना, प्लान करने के बाद जो है वो क्या पढ़ाना है वो उसको पिन पॉइंट करना। पिन पॉइंट मतलब क्या कि बच्चों को लेके आना, रेडीनेस करना। पिन पॉइंट से तात्पर्य यहाँ रेडीनेस करना, रेडीनेस करना, पिन पॉइंट से तात्पर्य रेडीनेस करना। प्रेजेंटेशन से मतलब इंप्लीमेंटेशन करना। पिक्चर मतलब क्या, टीएलएम वगैरह दिखाना। फिर प्रेस्क्राइब करना कि बच्चा आगे क्या कर सकता है। ये प्रेस्क्राइब में ही 4 आर आएगा, प्रेस्क्राइब में ही 4 आर आएगा। या फिर 4 आर क्या थे? प्रेस्क्राइब में 4 आर आएगा। सही बात है, बिल्कुल बढ़िया। तो रेफरिंग, रिमाइंडिंग, रीइंफोर्समेंट और रीबिल्डिंग, सही बात है। तो ये जो 4 आर है, ये 4 आर क्या है? तो 4 आर के लिए हमने कल चर्चा किया हुआ था कि बच्चा जो पढ़ा हुआ ज्ञान को उसको रेफर करेगा, तो उसको कहते हैं रेफरिंग, रेफरिंग करते हैं, रेफरिंग करेगा। हाँ सही बात है, रेफरिंग करेगा। और बच्चा क्या करेगा? रिमाइंडिंग करेगा, रेफर करेगा, रिमाइंड करेगा, रिमाइंड करेगा, रीइंफोर्सिंग करेगा, रीइंफोर्स होगा, रीइंफोर्सिंग, और क्या, रीबिल्डिंग। रीबिल्डिंग, ये 4 आर जब प्रेस्क्राइब करता है बच्चा, तो प्रेस्क्राइब करने में यानी जो टीचर ने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद पिन पॉइंट किया, रेडनेस करा दिया, प्रेजेंटेशन किया, यानी प्लान किया, प्लान किया, प्रेजेंट रेडी किया, प्रेजेंटेशन कराया, पिक्चर भी दिखा दी, सब कुछ हो गया, सब रिकैप्चुलेशन कर लिया। प्रेस्क्राइब करता है ज्ञान को कि अलग अलग जगह पे अप्लाई करना है। अब अलग अलग अप्लाई करने के लिए तो 4 आर के रूप में अप्लाई करवाना है, 4 आर के रूप में अप्लाई करवाना है। तो 4 आर के रूप में अप्लाई करने कैसे करेगा? तो जो भी चीज है उसको बच्चा रेफर करेगा, रेफर करेगा कि टीचर ने वो बताया हुआ था। जैसे यहीं पे आप लोग रेफर कर रहे हैं, मैंने कल पढ़ाया तो मैंने ये 5 पी पूछा तो 5 पी के पास गए, फिर मैंने 4 आर पूछा तो 4 आर की जगह पे गए। तो 4 आर की जगह पे आप क्या कर रहे हैं? अब रेफर कर रहे हैं, कल की पढ़ाई हुई चीज को आज आप रेफर कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। तो रेफरिंग, रेफरिंग में मैंने एक एग्जाम्पल बताया हुआ था, रेफरिंग में मैंने एक एग्जाम्पल बताया हुआ था कि जैसे मिक्स करना, मिक्स करना, मिक्स करने की चीज कई जगह पे मिक्स करती है। तो मिक्स जो है वो सलाद भी मिक्स करते हैं, सब्जी भी मिक्स करते हैं, और रंग भी, कलर भी मिक्स करते हैं। ये सब मिक्स करने के अलग अलग तरीके हैं। तो मिक्स करना क्या हुआ? रेफर करना, मिक्स वाली चीज को हम बाहर से लेके आ रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि टीचर ने, मैम ने, मम्मी ने, पापा ने या जो भी लोगों ने बताया हुआ था हमको। तो रेफर करना, रेफर करके उसको वापस से लेके आना। यहाँ था मस्तिष्क में, यहाँ था, ये शॉर्ट यहाँ पे था, लॉन्ग टर्म मेमोरी से यहाँ से निकाल करके फिर से वापस से रिकॉल करके लेके आए, लेके आए। तो रिमाइंड कर रहे हैं उसको, रिमाइंड करके फिर हाँ हाँ बिल्कुल सही मिक्स करना, ऐसे ही मिक्स करने को कहते हैं। अब यहाँ पे 5 पी बताया, 5 पी में अगर एक भी पी पॉइंट गलत होता, जैसे इन्होंने बताया जगदीश जी ने कि प्लान, पिन पॉइंट, प्रेस्क्राइब, पिक्चर, अब इसमें से कोई भी एक अगर नहीं होता बराबर, तो क्या लगता है यार ये कोई छूट रहा है, ये कोई छूट रहा है। तो ये कोई छूट रहा है, इसका मतलब उनको रीइंफोर्स अभी पूरा नहीं हो रहा है, रीइंफोर्समेंट पूरा नहीं है। अगर उन्होंने पूरे सही तरीके से, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, परफेक्ट, मैंने एकदम सही तरीके से बताया हुआ है, मैंने सही तरीके, तुमको खुद को क्या होगा? रीइंफोर्समेंट होगा, रीइंफोर्समेंट होगा। अब अंदर से उन्होंने पूरी ये सब मेंटल एक्टिविटी होती है, ये सब मेंटल एक्टिविटी है, ये पूरी मेंटल एक्टिविटी है। जब रीबिल्डिंग करते हैं, तो रीबिल्डिंग करते हैं तो इसमें सारी चीजें आती हैं, रेफरिंग भी आता है, रिमाइंडिंग भी आता है, रीइंफोर्समेंट भी आता है, सभी कुछ आते हैं इसके अंदर। तो ये सारी कुछ मेंटल एक्टिविटी है। एक कोई काम को करने के लिए सारी मेंटल एक्टिविटी एक साथ में होती है, रेफरिंग, रिमाइंडिंग, रीबिल्डिंग, रीइंफोर्सिंग, और ये सभी एक साथ में होती है एक्टिविटी। तो अब ये जब हम बात करेंगे रीबिल्डिंग, तो रीबिल्डिंग में ये सारी पहले रेफर करेगा बच्चा कि हाँ ये चीज है, ये चीज है। जैसे मैंने कहा कि ये पेन है, तो पेन है, तो पेन को ऐसी और क्या होगी, पेन ऐसी कैसी पेन होगी, तो जिससे कि हम डिजिटल वाला लिखेंगे तो बच्चा इस पेन को रेफर करेगा, उससे रेफर करेगा, रिमाइंड करेगा, हाँ हमने कहीं देखा हुआ था, हमने कहीं देखा हुआ था, उसको रिमाइंड करेगा। रिमाइंड करने के बाद बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल परफेक्ट है, वो परफेक्ट लेजर पेन होती है, लेजर पेन को हम ऐसे ऐसे करेंगे तो दिखाएगा, वहां पे लेजर पेन दिखाती है वहां। या फिर वो जो डिजिटल पेन होती है उसको अगर यहाँ करेंगे तो वो लिखेगा, तो वो रेनफोर्स होगा, इससे रिमाइंड होगा और फिर रेनफोर्स होगा, बिल्कुल परफेक्ट, मैं जवाब दे रहा हूँ सही। अब वो क्या करेगा कि जो अब बताने का प्रयास करेगा, बताने का प्रयास करेगा कि देखिए वो वाली पेन ऐसी होती है, उसको कहते हैं डिजिटल पेन, उसको कहते हैं 5 पी में, प्लान, पिन पॉइंट, प्रेजेंटेशन, पिक्चर, प्रेस्क्राइब, इसको कहते हैं 4 आर में। अब ये सारा कुछ हो गया, रेफर कर लिया इसने, रिमाइंड कर लिया, रीइंफोर्सिंग कर लिया, रिबिल्डिंग कर लिया, अब वो जवाब दे रहा है, बिल्कुल परफेक्ट जवाब है क्या कि रेफरिंग, रिमाइंडिंग, रीइंफोर्सिंग, रिबिल्डिंग, इसी को कहते हैं क्या?
इसी को कहते हैं पूरा का पूरा ज्ञान को जब ये पूरा कर लेता है तब जाकर के उसका एनके कंप्लीट हो जाता है, एनके कंप्लीट हो जाता है, वो एनके जाकर के पीके बन जाता है। अब इन सारी एक्टिविटी में जो ये पूरी एक्टिविटी हो रही है, रेफरिंग करना, रिमाइंडिंग करना, रेनफोर्सिंग करना, रिबिल्डिंग करना, ये सब कुछ जो एक्टिविटी होती है, यह एक्टिविटी बच्चा अलग 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 तरीकों में करता है, बच्चा अलग अलग तरीकों में करता है और अपने तरीके से सीखता है। टीचर कराने का काम तो करता है, टीचर का काम है कराना, पढ़ाना, बट बच्चा जब इसको पढ़ने की कोशिश करता है तो अलग अलग रूपों में करता है। वही स्ट्रेटेजी क्या होती है वो हमको जानना है, वो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है वो हमको जानना है। तो आज का मुद्दा हमारा क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी तक तो मैं आपका रेडीनेस करा रहा था कि आप लोग कल वाले में तैयार हैं या नहीं। लक्ष्मण बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लान, रेफरिंग, रीइंफोर्समेंट, रिवाइंडिंग नहीं है, रिमाइंडिंग है। रिवाइंडिंग नहीं, रिमाइंडिंग, REMIND, REMINDING, रिमाइंडिंग। तो अब यहां से हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे इसी को अब आगे हम कैरी करते हैं, इसी को आगे कैरी करके लेके चलते हैं कि बच्चे जो है जब ये सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें सीखते कैसे हैं, जब ये सीखने की प्रक्रिया होती है तो उसमें सीखते कैसे हैं। ये आप लोग वहां भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जो लोग यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको यहाँ नहीं सूट हो रहा है तो यूट्यूब पे आप स्ट्रीम कर वहां पे देख सकते हैं। चलिए, तो बात करेंगे किसकी, बात करेंगे बच्चों की सीखने की रणनीति, चिल्ड्रेन्स स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग। बच्चों की सीखने की रणनीति के बारे में आज हमको पढ़ना है कि बच्चों की सीखने की रणनीति कैसी होती है। बच्चों के सीखने की रणनीति, बच्चों के सीखने की रणनीति कैसी होती है इसके बारे में पढ़ना है। बच्चों के सीखने की रणनीति कैसी होती है उसके बारे में पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे, हमने पी के बारे में पढ़ लिया। अब यहां से हम पढ़ेंगे ई के बारे में। ई क्या होता है, तो बच्चे जो है अपनी रणनीति अलग अलग रूपों में करते हैं, बच्चे अपनी रणनीति अलग अलग करते हैं, वह अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं, जो बच्चा जैसा होता है वैसा करता है। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टिविज्म की रणनीति है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म की रचनावाद की जो रणनीति है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि रचनावाद क्या कहता है। रचनावाद कहता है कि बच्चों का उपस्थित होना सबसे जरूरी है। रचनावाद, रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म किसकी वकालत करता है, कहता है कि बच्चों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। बच्चों की उपस्थिति, बच्चे सीखेंगे कैसे, तो जब बच्चे उपस्थित रहेंगे वहां पे, बच्चे एग्जिस्ट करेंगे, बच्चे एग्जिस्ट, उपस्थित का मतलब क्या कि बच्चे जब खुद इन्वॉल्व होंगे, बच्चे जब खुद इन्वॉल्व होंगे, बच्चे जब उपस्थित होंगे करेंगे, तब जाकर के वहां पे लर्निंग होगी। तो सबसे पहले बच्चों को उपस्थित करा करके कराना, तो यानी कंस्ट्रक्टिविज्म में कंस्ट्रक्टिविज्म की रणनीति अपनाना। सबसे पहली रणनीति क्या है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म की रणनीति है। अब बच्चे कंस्ट्रक्टिविज्म की रणनीति में आते हैं, तो कंस्ट्रक्टिविज्म की रणनीति किसकी डिमांड करती है, कंस्ट्रक्टिविज्म की रणनीति जो है वो डिमांड करती है, वो कहती है कि 6E+1S, यह कहती है 6E। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि 6E होना चाहिए +1S होना चाहिए, 6E होना चाहिए +1S होना चाहिए। अभी 6E और 1S क्या है इसकी चर्चा करते हैं। 6E और 1S क्या है इसकी चर्चा करते हैं। कहता है ये कंस्ट्रक्टिविज्म जो रचनावाद है, वो रचनावाद कहता है कि बच्चे, रचनावाद में बच्चे ज्यादा सीखते हैं। और आज जो हमारा शिक्षा की पद्धति है, जो शिक्षण की प्रणाली है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, या जो हमारी नई शिक्षा, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, उसमें भी कंस्ट्रक्टिविज्म को ही लाया गया है, उसमें भी कंस्ट्रक्टिविज्म को ही लाया गया, वहां भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करी जा रही है। बट ये कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या, इसमें बच्चे कैसे होते हैं, इसमें बच्चे बिना किसी बर्डन के सीखते हैं, बिना किसी प्रेशर के सीखते हैं, अपने लेवल से सीखते हैं, अपनी गति से सीखते हैं, अपने पेस से सीखते हैं, बच्चों को जैसा इंटरेस्ट है वैसा सीखते हैं। तो इस प्रकार का माहौल देना, इस प्रकार का माहौल देना वो होता है 6E। अब इस 6E में बच्चे अपने लेवल से, अपनी गति से, अपने अनुभव से, अपने प्रयासों से सीखते हैं। तो ये प्रयास जब लेके आते हैं, इसी को कहते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो चलिए एक एक की बात करते हैं। तो 6E में है क्या, 6E में पहला बात है कि इंगेज। 6E का पहला बात है इंगेज, ई पहला ही होगा इंगेज, ये 3 दिनों से लगातार चल रही बात इसकी। इंगेज, इंगेज पहला है, इंगेज करना बच्चों को। इंगेज कैसे होंगे, आप कोई भी एक्टिविटी देंगे,
आप कोई भी एक्टिविटी देंगे, उस एक्टिविटी में बच्चों का फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक्टिविटी में क्या होना चाहिए? फुल पार्टिसिपेशन। अब फुल पार्टिसिपेशन कैसे होगा? पार्टिसिपेशन बच्चे का कैसे होगा? तो फुल पार्टिसिपेशन करने के लिए अब बच्चे हैं अलग अलग प्रकार के, बच्चे हैं अलग अलग प्रकार के। एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, 30 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एक क्लास में, एक क्लास में 30 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब 30 क्या एक जैसे होंगे? 30 एक जैसे होंगे? नहीं, 30 बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, सारे 30 स्टूडेंट जो है वो एक जैसे नहीं होंगे। उनका लर्निंग का जो ग्राफ होगा वह कुछ इस तरह के होगा, उनका लर्निंग का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा। अब लर्निंग के ग्राफ में बहुत मेजोरिटी बच्चे जो है वो औसत के होंगे, कुछ बच्चे बिल्कुल स्लो लर्नर होंगे, कुछ बच्चे उससे थोड़े से हाई मतलब ऊपर के लर्नर होंगे, कुछ बच्चे थोड़े उससे ऊपर के लर्नर होंगे, कुछ बच्चे थोड़े उससे ऊपर के लर्नर होंगे, कुछ बच्चे क्रिएटिव होंगे, कुछ बच्चे गिफ्टेड होंगे। ऐसे बच्चे अलग अलग प्रकार के होंगे, बच्चे अलग अलग प्रकार के होंगे। अब इन अलग अलग प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या हम एक ही तराजू से सबको नाप सकते हैं? क्या हम एक ही तराजू सबको नाप सकते हैं? एक ही वातावरण दे दो उसमें सारे कर लेंगे, एक ही एक्टिविटी दे दो उसमें सारे कर लेंगे? नहीं नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इस बच्चे के हिसाब से अलग प्रकार की एक्टिविटी सोचनी पड़ेगी, इस बच्चे के हिसाब से अलग प्रकार की एक्टिविटी सोचनी पड़ेगी। ये वाले जो बच्चे इनके लिए अलग प्रकार से रणनीति अपनानी पड़ेगी, इस एक्टिविटी देनी पड़ेगी। और ये वाले बच्चे के लिए अलग रणनीति देनी पड़ेगी, जो क्रिएटिव बच्चा है इसके लिए अलग प्रकार की रणनीति देनी पड़ेगी। ऐसे जो अलग अलग प्रकार के बच्चे क्लास में है, मान लीजिए इसमें 2 बच्चे हैं, इसमें मान लीजिए 2 बच्चे हैं, इसमें 8 बच्चे हैं, इसमें 12 बच्चे हैं, इसमें 8 बच्चे हैं, इसमें 2 बच्चे हैं, जो भी हैं। अब अगर इस प्रकार के बच्चे हैं, अगर ऐसे बच्चे हैं, तो यहाँ पे ये जो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, इन बच्चों में अब हम एक्टिविटी कैसे देंगे? तो उसी प्रकार की एक्टिविटी देंगे, उसी प्रकार की एक्टिविटी देंगे जैसे कि वह सीख सकते हैं, जैसे कि वह सीख सकते हैं वैसे उनको एक्टिविटी देंगे। वैसे ही उनको एक्टिविटी देंगे कि यहाँ पे स्लो लर्नर बच्चे हैं, तो स्लो लर्नर वाली बच्चों की गति के हिसाब से बच्चे कैसे सीख पाएंगे, बच्चों को ज्यादा ज्यादा एक्टिविटी देना, बच्चों को ज्यादा ज्यादा खेल कूद के माध्यम से सिखाना, तो बच्चों को ज्यादा पिक्चर देना, ताकि बच्चों का जो अटेंशन स्पेन है कम है, लर्निंग लेवल है वह कम है, लर्निंग लेवल कम है, तो उनको इसके हिसाब से देखना। एक बच्चा जो हायर लर्नर गिफ्टेड है, वह एक बार में एक चीज को सीख लेता है, उसको तो वैसी उच्च चीज की भी व्यवस्था देना कि बच्चा लर्निंग में वहां पे आनंद करे, बच्चा सीखे। तो ऐसे इन सारे बच्चों को सिखाने के लिए जब हम इंगेज करेंगे बच्चों के लेवल के आधार पे, तब जाकर के पहला वाला ई पूरा होगा, इंगेज करना, यानी उनको शामिल करना। जो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो 6 ई है, उसका पहला मुद्दा है इंगेज करना। इंगेज मतलब क्या करना? शामिल करना, फुल पार्टिसिपेशन करवाना, फुल पार्टिसिपेशन करवाना बच्चे को। जब बच्चे फुल पार्टिसिपेट होंगे तो बच्चे अपनी गति से सीख पाएंगे। चलिए, तो पहला हो गया हमारा 6 ई का पहला ई, इंगेज। इंगेज। चले, दूसरा एक की चर्चा करते हैं। दूसरा ये एक्सप्लोर। बच्चे जब वहां पे शामिल होंगे, बच्चे जब शामिल होंगे तो क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर मतलब क्या? ओपन करना। एक्सप्लोर मतलब अन्वेषण करना, वहां पे अपने आप को खोजने के लिए प्रेरित होना। अब यहाँ पे बच्चे, जब हमने बच्चों को अलग अलग लेवल पे आधार पे, हमने अलग अलग लेवल के आधार पे बच्चों को एक्टिविटी दे दी, इस वाले बच्चे को अलग दे दिया, इस वाले बच्चे के लिए 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 अलग अलग एक्टिविटी दे दी, अलग अलग एक्टिविटी दे दी। अब ये बच्चा अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर रहा है, ये बच्चा अलग अपने हिसाब से, ये वाला बच्चा अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर रहा है, ये बच्चे सारे अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सारे अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब यहीं पे नहीं है बच्चा, तो अब अगर हमने इसको अलग दे दिया तो सेग्रीगेशन हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन इंक्लूजन की बात ही नहीं हुई। अब हम क्या कर रहे हैं? इन बच्चों को इनको इनके साथ में शामिल होने के लिए कहें, इनके साथ में शामिल होने गए कि आप अपनी एक्टिविटी इनको दिखाएंगे, अपनी एक्टिविटी इनको दिखाएंगे, ये एक्टिविटी इनको दिखाएंगे, अपनी एक्टिविटी इनको दिखाएंगे, ये अपनी एक्टिविटी इनको दिखाएंगे, ये वाली अपनी एक्टिविटी इनको दिखाएंगे, ये अपनी एक्टिविटी इनको दिखाएंगे, अपनी एक्टिविटी इनको दिखाएंगे। सारे बच्चे एक दूसरे को अपनी एक्टिविटी के साथ में बात करेंगे। तो जो कुछ किया हुआ है, जो कुछ खोजा हुआ है, जो कुछ खोजा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चे ने कहा, एक बच्चे ने कहा कि ए के बारे में लिखना है, ए को यह इस तरह से लिख रहा है, दूसरा बच्चा जो है ए को कुछ किसी तरह से लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, एक बच्चा जो है ए को इस तरह से लिख रहा है, एक बच्चा जो है वो ए को ऐसे लिख रहा है, उसको सारे आ गए हैं तो वह चारों लेटर लिख रहा है। तो ऐसे सारे बच्चे लिखने के तरीके, पढ़ने के तरीके, सोचने के तरीके, करने के तरीके, सारे बच्चे एक दूसरे से अपना अपने अपने तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे, खोज करके उसको प्रत्यक्ष करेंगे। कोई भी ज्ञान दे दिया, मान लीजिए ये एक मैंने एक एग्जांपल ये दे दिया, हम मैथ की बात करते हैं, मैथ जो है थोड़ा आसान होता है सीखने में, समझने में, तो मैं उसका एग्जांपल लेता हूं। मैथ का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि बच्चे को आपने कोई एक चीज दी, एक चीज दी कि एक डाल पर 5 चिड़िया थी,
एक डाल पर 5 चिड़िया थी, 4 उड़ गई, 4 उड़ गई, कितनी बची? कितनी बची? ये आपने एक सवाल दिया। अब इस सवाल को सारे बच्चे अपने अपने अलग अलग से आपसे करेंगे। तो करेगा एक एक बच्चा क्या करेगा, पूरा डाल बनाएगा, पूरा पेड़ बनाएगा। अब वो पेड़ बनाएगा, पेड़ पर कहेगा, पेड़ पहले बना लिया, चलो हम पहले एसोसिएट करते हैं, पहले पेड़ बना लिया। अब पेड़ पर से कितनी चिड़िया थी, तो कितनी चिड़िया थी, तो यहाँ पे मान लो ऐसा चिड़िया बना लिया, यहाँ पे 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 ऐसा चिड़िया बना, तो 5 चिड़िया थी। एक चिड़िया यहाँ पे, 2 3 4 5, ये अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अब कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये मान लो कि जो चिड़िया थी वो हो गया रामू, रामू हो गया, और जो उड़ गई वो हो गया श्यामू, श्यामू। तो रामू रामू आया तो 5 आया। अब इसमें से श्यामू 3 लेकर के चला गया, तो 3 उड़ गए, तो बची कितनी? 2 बची। आसान है। अब बच्चा अपने इस हिसाब से एक्सप्लोर कर रहा है, एक बच्चा इस हिसाब से एक्सप्लोर कर रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, तुरंत का तुरंत 5 है, वो 4 उड़ गई, 5 है, मतलब यहाँ पे 4 उड़ी है ना, 3 नहीं 4 उड़ी है, तो यहाँ पे एक बचेगा, 4 उड़ी है तो एक बचेगा, यानी ये भी उड़ गई, ये भी उड़ गई, ये भी, तो एक बचेगा। यहाँ पे एक कहेगा कि 5 थी, उसमें से 4 उड़ गई, तो बचा एक, गिफ्टेड वाला ऐसे कहेगा। तो ऐसे बच्चे अपने अपने लेवल से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से, अपने अपनी गति से, अपनी अपनी क्षमता से क्या करेंगे, सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे, अन्वेषण करेंगे। तो एक्सप्लोर करना, जो दूसरा वाला मुद्दा है वह है एक्सप्लोर करना, उसको कहते हैं एक्सप्लोर करना। चलिए अब आगे चलते हैं। एक्सप्लोर करना हो गया, ये भी आप समझ गए। ये भी क्या है, बच्चों के जो है वो गतिविधि, बच्चों को शामिल होने, बच्चों के सीखने की क्या है, स्ट्रेटेजी है। और बच्चों को स्ट्रेटेजी इसमें शामिल करेंगे तो बच्चे अपनी इसी स्ट्रेटेजी के आधार पे सीख भी पाएंगे। तो यहाँ हो गया एक्सप्लोर तक। अब आगे बात करते हैं एक्सप्लेन पर। एक्सप्लेन जो अगली बात है एक्सप्लोर, अब वहां कहेगा एक्सप्लेन। एक्सप्लोर तो कर लिया बच्चा, अब यहाँ करेगा एक्सप्लेन। यहाँ पे डाल बना करके इसने जो है जवाब दिया। अब अगर पूछा गया कि अच्छा तुमको जवाब कैसे आया, 5 में से 4 निकाल करके तुमने एक जवाब कैसे दिया, तो कहेगा कि एक्सप्लेन करेगा। हमने देखो, हमने पहले क्या किया, हमने पहले एक पेड़ बना लिया, पेड़ में से डालें बना ली, और डाल में से हमने यहाँ पे चिड़िया को बैठा दिया, और हमने उसमें कह दिया कि रामू को, एक हो गया रामू और एक हो गया सामू। हमने रामू को बना दिया, श्यामू को रामू, रामू को कह दिया इसके पास 5 चिड़िया थी, श्यामू को कह दिया 4 चिड़िया थी। अब हमने कह दिया रामू श्यामू जो है 4 लेकर के चला गया, तो बचा कितना, एक ही तो बचेगा। हमने इस तरह से कर दिया। तो बच्चा जो कुछ एक्सप्लोर किया रहेगा, बच्चा जो कुछ एक्सप्लोर किया रहेगा वो अपनी गति से, आप कहेंगे जितना रटाएंगे, आप जितना रटाएंगे उतना बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। बच्चा जब खुद से करेगा, बच्चा जब खुद से एक्टिविटी करेगा, अब वो अपने को अपना अच्छे तरीके से बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसने एक्सपीरियंस किया हुआ, तो अपनी अच्छी तरीके से जवाब दे पाएगा। हम कहेंगे कि ये प्रोसेस है, पहले ये करना, पहले फर्स्ट स्टेज पे आना, फिर दूसरे स्टेज पे आना, फिर तीसरे स्टेज पे आना, फिर चौथे स्टेज पे आना, फिर चौथे 5वें स्टेज पे आना। बच्चा क्या करेगा, वह नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने जिया नहीं हुआ है, उसने करा हुआ नहीं है, उसने खुद से नहीं करा हुआ है, तो उसको नहीं आएगा कि पहले पेड़ बनाना है। यहाँ पे पहले पेड़ को बनाएंगे, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप उसमें डाली बनाएंगे तो हो जाएगा पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, फिर तीसरे में हम चिड़िया बनाएंगे तो तीसरा स्टेप हो जाएगा, चौथे में रामू श्यामू को लेके आएंगे, ये हो जाएगा, 5वें में घटाएंगे। तो ये अब 5 स्टेप तो आपने बता दिए, 5 स्टेप आपने बताए। हो सकता है बच्चा उसको लर्न ना पाए, एक्वायर ना कर पाए, हो सकता है उसको एक्वायर ना कर पाए। अगर आप बच्चे को खुद से देंगे इंगेज करने के लिए, बच्चा खुद से एक्सप्लोर करेगा, तो बच्चा एक्सप्लेन भी खुद से करेगा और अच्छी तरह से अपने लेवल से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो एक्सप्लेन करने के तरीके भी बच्चे अलग अलग हो सकते हैं। एक्सप्लेन करने के तरीके भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? तो कोई बच्चा ड्राइंग करके कर सकता है, कोई बच्चा बोल के कर सकता है, कह के, कोई बच्चा जो है उसी को एक्टिविटी करके कर सकता है, कोई बच्चा जो है अलग अलग रूपों में कर सकता है। तो वो चीजें जो है बच्चा कर पाएगा। कोई ग्रुप में आकर के बोलेगा हम सभी आएंगे ग्रुप में बताएंगे, तो ग्रुप में बताएंगे, ये पहला बताएगा, दूसरा बताएगा, तीसरा बताएगा। तो ऐसे बच्चों का एक्सप्लेन करने का तरीका भी वहां पे अलग होगा। तो ये भी चीज हम जो है बच्चों के साथ में यहाँ करवा सकते हैं। जितना हम ये सब करवाएंगे उतना ही बच्चा क्या होगा, वह आगे की तरफ प्रेरित होगा।
चलिए ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, ये तीन ही हमने पढ़ लिए, चौथी की तरफ बढ़ते हैं। जो चौथा ही है उस चौथे ही को कहते हैं क्या, एलोबरेट करना। एलोबरेट करना मतलब क्या, उसी में और सजाना। अब पूछा गया एक्सप्लेन तो किया, चलो एक्सप्लेन किया आपने, अब और बताओ और क्या कर सकते हो। बच्चों को कहा अब और आप क्या कर सकते हो, और किस तरह से कर सकते हो, तो इलेबोरेट और थोड़ा और करो, और कैसे कर सकते हो। मान लो अगर हम इसी में और कोई एक और एग्जांपल दे दो, आपने एक किया, कोई और दूसरा एग्जांपल दे दो, बताओ जरा। तो बच्चे ने अगर ये इंगेज बच्चा अच्छी तरह से हुआ है, बच्चा एक्सप्लोर भी अगर अच्छी तरह से हुआ है, बच्चा एक्सप्लोर भी अगर उसने इन्वॉल्व करके सारी अन्वेषण उसने खुद से करे हुए, सारे अन्वेषण उसने खुद से करे हुए, तो बच्चा एक्सप्लेन भी अच्छी तरीके से कर सकेगा। अब एक्सप्लेन तो उसने ये डाली वाले को किया, डाल पे चिड़िया थी, अब डाल पे चिड़िया थी तो डाल पे चिड़िया को उसने एक्सप्लेन किया, ये पांचों चिड़िया को उसने एक्सप्लेन किया। अब एक्सप्लेन करने के बाद अब आप इसी को कहेंगे कि और क्या, तो बच्चा कहेगा कि एक और एग्जांपल देगा कि हमने कहा वो बच्चा जो है कहेगा कि एक टोकरी थी, एक टोकरी थी, इस टोकरी में जो है यहाँ पे टमाटर रखे थे, टोकरी में टमाटर रखे थे, 5 टमाटर थे, 5 टमाटर थे, 5 में से जो है वो 5 में से जो लाल, 3 तो लाल थे, 5 में से 3 लाल थे, 3 टमाटर लाल थे, और एक टमाटर जो है वह थोड़ा अलग टाइप का था, एक टमाटर अलग टाइप का था, मतलब 2 टमाटर, इसमें 2 टमाटर अलग टाइप के थे, अलग टाइप के थे। तो हमने जो है हमने क्या किया कि 3 टमाटर निकाल करके, 3 टमाटर निकाल करके हमने जो है वह रोहन को दे दिया, और 2 टमाटर जो है वह दीपा को दे दिया। ये 3 टमाटर निकाल करके रोहन को दे दिया, 2 टमाटर निकाल करके दीपा को दे दिया। तो पहले कुल 5 थे, 5 में से 3 जो अच्छे वाले थे वह रोहन को दे दिया, तो जो खराब वाले थे वो हमने दीपा को दे दिया। तो इस तरह से वह क्या कर सकता है, इसी एक्टिविटी को अलग अलग रूपों में वह बता सकता है, सजा सकता है, दिखा सकता है। तो इसी को करते हैं क्या, इलेबोरेट करना, कि बच्चा उसको और तरीके से और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, उसी जोड़ घटाने को और कैसे दूसरे रूप में प्रदर्शित कर सकता है। तो बच्चे को जब हम खुद अवसर देंगे करने के लिए, बच्चे को जब खुद अवसर देंगे सोचने के लिए, बच्चे को जब खुद से कहेंगे करने के लिए, तो बच्चा क्या करेगा, उसको एक्सप्लेन भी करेगा और उसको अलग तरीके से और इलेबोरेट भी कर पाएगा, इलेबोरेट भी कर पाएगा। यही चीजें क्या, यह है कंस्ट्रक्टिविज्म के स्टेप्स, कंस्ट्रक्टिविज्म के स्टेप्स की बच्चे को ये चीजें करवानी है, और बच्चा जब करेगा तो ऑटोमेटिक बच्चे का मन लगेगा और बच्चा खुद से करने के लिए प्रेरित होगा। वह मोटिव भी इंटरनल मोटिवेट होगा, एक्सटर्नल मोटिवेट तो होगा ही, साथ साथ में इंटरनल भी मोटिवेट होगा। चलिए तो ये हो गया, बात हमने कर ली किसकी, अब बात करें हमने इलोबरेट की। अब हम यहां से बात करते हैं किसकी, बात करते हैं इवेलुएट की। बच्चा खुद से भी इवेलुएट करे, इवेलुएट करे कि बच्चा कितना सीखा है, इवेलुएट करे। इवेलुएशन में यहाँ पे 2 तरीके से, कि सेल्फ सेल्फ असेसमेंट भी कराए बच्चे का, कि बच्चे ने क्या सही उत्तर दिया, जरा मिलाकर क्या हो सभी तो पागल मिला क्या हो तुम्हारा। देखो यहाँ पे सारे लोग हैं, ये अलग अलग ग्रुपों वाले हैं, ये अलग अलग ग्रुप वाले हैं। अब अलग ग्रुप में से एक ग्रुप यहाँ पे, दूसरा ग्रुप यहाँ पे, तीसरा ग्रुप यहाँ पे, चौथा ग्रुप यहाँ पे, 5वां ग्रुप यहाँ पे, 5 ग्रुप हैं। अब 5 ग्रुप में ये इसको कहा कि इसने जवाब दिया है 5 में से यहाँ पे 4 निकाला तो ये बचा कि 3 बचा, इसने कहा 3 बचा, एक जवाब इसका है। ये कह रहा है 5 में से 4 निकाला, 4 निकाला तो ये इसका जवाब आया 1। ये भी कह रहा है 5 में से 4 निकाला तो यहाँ पे आया 1। ये भी कह रहा है 5 में से 4 निकाला तो ये बचा 1। ये भी कह रहा है 5 में से 4 निकाला तो ये बचा 1। बट यहाँ पे बट अलग तरीका क्या है, तरीका ये है कि ये वाला जो ग्रुप है, ए वाला, इसको कहेंगे ए ग्रुप, इसको कहेंगे बी ग्रुप, इसको कहेंगे सी ग्रुप, इसको कहेंगे डी ग्रुप, इसको कहेंगे ई ग्रुप। मान लीजिए हम इसको इस ग्रुप से कह लेते हैं। इस वाले ग्रुप ने तरीका निकाला, जो निकाला प्रोसेस तो निकाला सही, बट इसका जवाब हो गया गलत। प्रोसेस निकाला सही, ये वाला जो ग्रुप है, इस वाले ग्रुप में प्रोसेस तो निकाला सही, बट जवाब हो गया गलत। 5 में से 4 निकालेंगे 3 नहीं होगा। उसने एसोसिएशन सही ढंग से नहीं कर पाया, अपने लेवल से एसोसिएशन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसका लेवल थोड़ा कम है, इस वाले बच्चे का, इस वाले ग्रुप का लेवल कम है, बट इतना इसने प्रोसेस किया है। अब टीचर ने कहा कि बेटा एक काम करो, आप ये वाले ग्रुप में जाओ, जरा देखो ये लोग कैसे किए हैं। टीचर ने कहा ये वाले ग्रुप में जाओ, जरा देखो कैसे किए हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट करवाएंगे टीचर। टीचर सेल्फ जाओ जरा इस वाले अपने ग्रुप को देखो, इन लोगों ने कैसे किया। ये वाला ग्रुप जाएगा, इसको देखेगा इसने कैसे किया, हमने तो डाल बना करके किया, इन लोगों ने कैसे किया, इन लोगों ने कैसे किया, इन लोगों ने ऐसे किया कि यहाँ पे चिड़िया बना ली, चिड़िया ड्राइंग कर ली, चिड़िया ड्राइंग कर ली। मान ली हम ऐसे चिड़िया बना रहे हैं, आप लोग इतना अच्छा नहीं है, बस जस्ट मैं बता दे रहा हूँ। ये 5 चिड़िया थी, 5 में से क्या किया कि 5 में से जो है 4 उड़ गई, तो इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो बचा कितना, एक। इनका तरीका ये था, वही इनका तरीका अलग, इनका तरीका अलग। तो सभी के एक जगह पे ही रह करके
एक जगह पे ही रह करके बच्चा अलग अलग जो ग्रुपों में दिया हुआ, अलग अलग काम में दिया हुआ है, अलग तरीके से करेगा, ये 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 अलग तरीके से करेगा। सारों के अलग अलग तरीकों को बच्चा खुद से जाकर के जब सभी के पीछे जाएगा, सभी के पास जाएगा, सभी की कॉपियां जब आपस में आदान प्रदान होंगी, तो सेल्फ असेसमेंट भी करेगा कि हमने क्या कमी, हमारी कहां रह गई थी, हमारा जवाब इतना देरी से क्यों आया, हमने ये क्यों नहीं किया, हमने ये क्यों नहीं किया। तो ये चीजें बच्चा जब आपस में एसोसिएट करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, अदल बदल करेगा, तो उसका असेसमेंट भी अच्छा होगा। यहाँ पे यह भी लेके आना कि असेसमेंट भी बच्चे को सेल्फ असेसमेंट करवाना, साथ साथ में वहां पे जो टीचर है, टीचर की सुपरविजन में भी असेसमेंट हो। सेल्फ असेसमेंट तो बच्चा करे ही, साथ साथ में टीचर की सुपरविजन में भी असेसमेंट हो कि बच्चे बिल्कुल सही ट्रैक पर रहें। बच्चे सही ट्रैक पे रहें, तो सही ट्रैक पे रहने के लिए टीचर क्या करे, वहां पे गाइड करे, फैसिलिटेट करे, और फैसिलिटेट करने के बाद बच्चे का जवाब जब आए तो उसको रीइंफोर्समेंट करे। बच्चों का जब सही जवाब आए तो उनको रीइंफोर्समेंट करे कि बच्चों ने सही जवाब दिया हुआ है। एक तो सेल्फ असेसमेंट बच्चे करेंगे, और वहीं क्या होगा, टीचर के द्वारा असेसमेंट होगा। जिसको आप समझ सकते हैं, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे असेसमेंट, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे फॉर लर्निंग यहाँ टीचर नहीं कर रहा है, ऑफ लर्निंग यहाँ पे नहीं कर रहा है, एज और इन लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो एज और इन लर्निंग यहाँ पे वहां पे करवा सकते हैं कि बच्चे ने कितना जवाब दिया है, कितना नहीं दिया है, कैसे दिया है, वो सब भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं। हमने आपको पढ़ाया हुआ इन लर्निंग क्या होती है, एज लर्निंग क्या होती है, ऑफ लर्निंग क्या होती है, फॉर लर्निंग क्या होती है, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। फॉर लर्निंग क्या होती है, पढ़ाने से पहले जब कंटेंट को जब एसोसिएट करते हैं तो वहां पे फॉर लर्निंग होती है, रेडीनेस कराने के लिए, लेसन को कनेक्ट करने के लिए फॉर लर्निंग करते हैं। ऑफ लर्निंग क्या होती है, सबसे लास्ट में बच्चे का ग्रेड देने के लिए, बच्चे का हाँ ना पता करने के लिए सबसे लास्ट में जो बच्चे का करते हैं वो होता है ऑफ लर्निंग। वहीं हम एज लर्निंग के रूप में कहते हैं जब हम कोई हम मतलब बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे ने प्रोजेक्ट दिया हुआ है, बच्चे का प्रोजेक्ट हम जब चेक करते हैं, बच्चे का प्रोजेक्ट जब करा करके बात करते हैं तो होती है एज लर्निंग, जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे एज लर्निंग। इन लर्निंग क्या होती है, समय समय में साथ साथ में चलते हुए कि 5 चिड़िया थी, अच्छा 4 उड़ गई तो कितनी बची, अच्छा 5 थी तो 5 क्या थी, 5 थी तो 5 क्या थी, तो चिड़िया थी, बॉल था, टोमेटो था, क्या था, तो बच्चा बताएगा नहीं चिड़िया थी, बॉल भी था, बॉल वाला भी प्रोजेक्ट इसने किया होता, हरीश ने बॉल वाला किया होता, हमने हमने जो है वो चिड़िया वाला किया होता, वहीं जो है दीपा ने उसने बुक वाला किया हुआ था। तो ऐसे ये सब चीजें बताना, ये सब चीजें करना, ये क्या होगा, इन लर्निंग होगा, दरमियान, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग जब हम असेसमेंट करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, तो होता है इन लर्निंग। तो इन लर्निंग, एज लर्निंग, इन दोनों को शामिल करना कब, जब हम इवेल्युएट करें बच्चों का, तब। तो ये भी चीज इसके साथ में लेके आई जाती है। चलिए, यहां तक आगे समझ में। अब आगे चलते, इवेल्युएट हो गया। अब जो लास्ट वाली बात है कि ये इसका ई, 1 2 3 4 5 हो गया, छठवां जो लास्ट ई है, ई में छठवां वाला जो है उसे कहते हैं एक्सटेंड करना। एक्सटेंड करना, एक्सटेंड मतलब क्या क्या बढ़ाना, खाली अब आपने बच्चों ने इतना सीख लिया। एक्सटेंड कोई कहते हैं क्या, फॉलो। एक्सटेंड कोई कहते हैं फॉलो, यानी अब लर्निंग हो गई, लर्निंग इतनी खत्म नहीं हो गई, एक चैप्टर खत्म हो गया, एक ज्ञान हो गया, खत्म हो गया, नहीं भाई नहीं, अब इसको आगे लेके जाना है, आगे लेके जाना। अभी तो हमने 5 में से 4 निकाला था, अब हमको क्या करना है, 5 में से 4 नहीं, अब हमको 15 में से 8 निकालना है। अब यहां से हमको 34 में से 28 निकालना है, अब ऐसे निकालना है, 34 में से 28 निकालना है, तो 15 में से 8 निकालना है। अब ऐसे थोड़ा सा जो है एक्सटेंड, लेवल और बढ़ाना है, लेवल और बढ़ाना है। तो लर्निंग को क्या करना, इंगेज करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लेन करना है, इलोबरेट करना है, इवेलुएट करना, साथ साथ में उसको एक्सटेंड भी करना, बढ़ाना भी। बढ़ाने भी वही नहीं रहना, उसको थोड़ा और बढ़ाना, उसका दायरा और लेके जाना, लर्निंग का दायरा और लेके जाना। बच्चों ने आज इजी इजी टास्क सीख लिया, कौन सा, इजी टास्क, बच्चों ने इजी टास्क सीख लिया। अब क्या करना, थोड़ा सा उससे एवरेज, एवरेज टास्क बताना, एवरेज टास्क बताना। अब इसके बाद क्या बताना, उसको हार्ड टास्क बताना, हार्ड टास्क की तरफ लेके जाना। तुरंत ही हार्ड टास्क नहीं देना, धीरे धीरे, इजी के बाद उससे थोड़ा सा हार्ड, उससे थोड़ा सा हार्ड, उससे थोड़ा सा हार्ड, उससे हार्ड, उससे हार्ड, उससे हार्ड, यानी बोलते हैं ना माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर फिर प्रोफाउंड, वैसे लेके जाना कि पहले सबसे माइल्ड टाइप का क्वेश्चन देना, फिर मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन देना, फिर जो है मॉडरेटली सीवियर टाइप का क्वेश्चन देना, फिर सीवियर टाइप का क्वेश्चन देना, फिर जो है बिल्कुल हार्ड टाइप का क्वेश्चन देना। तो ऐसे जो है वो बिल्कुल एक्सटेंड, लंबे हार्ड का जो है वो बढ़ाते चले जाना। तो वो भी क्या होता है, उसको कहते हैं एक्सटेंड करना। तो इस प्रकार से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं।
और यही टेक्निक जो है वो अपनाती है कौन, वो अपनाती है कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। रचनावाद जो है बच्चों के सीखने की गति को इसी रूप में लेके आती है। चलिए अब हम यहां से बात करेंगे, 6E हो गया। अब एक S बच रहा है। एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड नॉर्म्स। जब बच्चे ने एक्सटेंड कर लिया तो एक्सटेंड करने के बाद ये एक्सटेंड लेके कहा जाना, एक्सटेंड लेके जाना कहां पे, कहां पे, सीखना बट परफेक्ट। हमने एक बात आप लोगों को कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क नहीं करना है, करना क्या है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क करना है, तो स्मार्ट वर्क करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, करना क्या पड़ेगा, तो जो नॉर्म्स है उस पर चलना पड़ेगा, जो नॉर्म्स है उस पर चलना पड़ेगा, यानी कि कुछ भी बोलो। अब यहाँ पे हम पढ़ा है तो जो नॉर्म्स है इसी पे हम चल रहे हैं, यानी कि हम इधर उधर घूम रहे हैं, तो नॉर्म्स पर चलना। यहाँ पे कहता है क्या, तो जो छठवां है वह कहता है, वह कहता है एस, एस मतलब क्या, तो स्टैंडर्ड नॉर्म्स, स्टैंडर्ड नॉर्म्स। जो बच्चा सीखे वह नॉर्म्स में, स्टैंडर्ड नॉर्म्स में सीखे आकर के, यानी जो कुछ ही कही जा रही है बच्चा उससे उच्चतम की तरफ कैसे बढ़ेगा, साइंटिफिक तरफ से कैसे बढ़ेगा, साइंटिफिक रूप में, साइंटिफिक वे में कैसे बढ़ेगा, तो वह सिखाना स्मार्ट। यहीं पे मैं जो कह रहा हूं स्मार्टनेस का मतलब क्या है, यहाँ पे बच्चा कैसे थोड़े समय में जवाब कैसे दे दिया। स्टैंडर्ड मतलब क्या, कि वही जो जवाब बच्चे ने दिया 28 में से, यहाँ पे 34 में से जो बच्चा 28 निकाल रहा था, 34 में से 28 निकाल रहा था, यह थोड़े समय में क्विक क्विक कैसे जवाब देगा, क्विक कैसे जवाब देगा, और जो नॉर्म्स है उसमें फिट होकर के कैसे जवाब देगा। तो इसको बताना, इसको हल करने के लिए बच्चे को लेके जाना वह स्टैंडर्ड नॉर्म्स में आए। जो स्कूल का नॉर्म्स है, जो स्कूल का दायरा है, जो स्कूल का मिनट्स है, जो स्कूल के उतने दरमियान में जवाब देना है, उस जवाब देने में आए, उतने शब्दों में जवाब देना है, उतने शब्दों में जवाब दे, तो स्टैंडर्ड नॉर्म्स की तरफ भी लेके जाना। बच्चे को कहा, बच्चे ने यहाँ ओरल जवाब दे दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चे ने यहाँ पे, तो अभी तो जो जवाब दिया है इसने ओरल जवाब दिया है, बच्चे ने ओरल जवाब दिया है, ओरल रिस्पॉन्स किया है। ओरल रिस्पॉन्स से काम नहीं चलेगा, ओरल रिस्पॉन्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ओरल रिस्पॉन्स की काउंटिंग जो है वो वाइवा में होती है, उसका उतना नहीं होता है। चाहिए क्या, एविडेंस के लिए चाहिए क्या, रिटन रिस्पॉन्स चाहिए। तो रिटन रिस्पॉन्स देने के लिए, रिटन रिस्पॉन्स जो है ये नॉर्म्स है, रिटर्न रिस्पॉन्स के लिए नॉर्म्स है, तो रिटर्न रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए रिटर्न रिस्पॉन्स में उसको शामिल करवाना, तो स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो है उसके ऊपर लेके आना। अब बच्चा, अभी तक तो टीचर ने बनाया था, जो क्वेश्चन पेपर था वो टीचर में चल रहा था, टीचर चला रहा था, बट उसको इतने में नहीं आना है, इसको तैयार कहाँ करना है, इसको तैयार करना है कहाँ पे, स्टैंडर्ड में, एनआरटी में लेके जाना है, एनआरटी वाला जवाब उसको देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे हो, आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो टीचर द्वारा, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे जरिए आप पढ़ रहे हैं और लोगों के जरिए आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं, तो यह प्रैक्टिस है, यह प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस में आप सभी सारी सारी चीजें लेके आ रहे हैं, इंगेज भी हो रहे हैं, एक्सप्लोर भी हो रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इलेबोरेट भी कर रहे हैं, इवेलुएट भी कर रहे हैं, एक्सटेंड भी कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को भी सीख रहे हैं। बट अभी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या टीचर के जरिए सीख रहे हैं, अभी सब मतलब वह आप स्टैंडर्ड के रूप में नहीं है। आपको लेके कहा जाना, आपको लेके जाना रीड के आधार पे, रीड का फॉर्मेट कैसा होगा, टेट का फॉर्मेट कैसा होगा, डीएसएसबी का फॉर्मेट कैसा होगा, आपको इस फॉर्मेट में लेके जाना, आपको इस फॉर्मेट में लेके जाना, यानी आपको एग्जाम फाइनल वाला ये देना है, तो तैयार किसके लिए करना, किसके लिए करना, इसके लिए तैयार करना। तो वैसे यहाँ पे भी बच्चे को ये सब सिखाना, तो अभी तो भी सिखाना, हमने बच्चे को कह दिया भैया तुम चलो एक्टिविटी करके सीख लो, बच्चा तुम चलो एंगेज होकर के सीख लो, तुम चलो कुछ भी कर लो, तो ऐसे बच्चा कर लिया, करके तो जवाब तो उसको आ गया, उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, बट कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के साथ साथ उसको रेडी कहाँ कराना, स्टैंडर्ड की तरफ लेके जाना, स्टैंडर्ड की तरफ लेके जाना इन द सेंस, जो सारे एक जो सार्वभौमिक समाज है, जो सार्वभौमिक समाज है, जो यूनिवर्सल पब्लिक है, उस यूनिवर्सल पब्लिक में कैसे उसको शामिल होना है, कैसे इंक्लूसिव सोसाइटी में उसको शामिल होना है, वहां पे बच्चे को लेके आना, क्योंकि उसको भीड़ में जो शामिल होना है वो भीड़ लाखों की भीड़ है, उस लाखों की भीड़ में उसका भी जवाब सही हो, तो उसके लिए स्टैंडर्ड नॉर्म्स तैयार करना। तो यह 6E इसके ये हैं। आप लोगों ने समझ लिया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, तो आगे चलें। 6E के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करी, अब यहाँ से बात करेंगे हम, अब आगे चलेंगे। 6E और 1S हो गया, रचनावाद के 6E और 1S हो गया। अब हम यहाँ से बात करेंगे बच्चे और कैसे सीखते हैं, बच्चे और कैसे सीखते हैं, तो और सीखते हैं उनकी सामाजिक गतिविधि थे। यह तो रचनावाद की गतिविधि में बच्चे सीखते हैं, बच्चों की सीखने की रणनीति होती है, इस तरह से सीखना और सिखाना होता है, इस तरह से सीखना और सिखाना होता है 6E और 5S, 6E और 1S के जरिए। अब यहाँ सीखते हैं बच्चे, बच्चे और कैसे सीखते हैं, तो बच्चे सीखने का हमारे मुद्दे में भी है सामाजिक गतिविधि।
सामाजिक गतिविधि के रूप में। अगर किसी कोई प्रश्न होंगे तो हमसे पूछेगा भाई। हाँ, किसी कोई प्रश्न होंगे तो पूछते चलेगा। चले अब आगे चलते हैं। सीखने की रणनीति तो ये कि आगे हम चलते हैं इसी में। सीखना एक सामाजिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि में बच्चा कैसे सीखता है। इसी में, इसी के पहला पार्ट है सीखना। सीखना एक सामाजिक गतिविधि। अब सीखना एक सामाजिक गतिविधि कैसे होगी, सीखना एक सामाजिक गतिविधि कैसे होगी। तो अब हमने एक बार आप लोगों को बताया हुआ था किसकी, वाइगोस्की जी की बताया हुआ था सोशियो कल्चरल थियरी। वाइगोस्की का हमने सोशियो कल्चरल थियरी बताया हुआ था कि बच्चे जो है जो कुछ भी सीखते हैं वो समाज में रह करके। मैंने आपको यहाँ भी बताया हुआ, अभी मैंने डायग्राम बताया तो उस डायग्राम में भी मैंने चर्चा करी कि बच्चा जो है वो क्या करता है, रेसिप्रोकल के जरिए और एक दूसरे से मिलकर के सीखता है। बच्चा एक दूसरे से मिलकर के सीखता है। तो इस एक दूसरे से मिलकर के कैसे सीखेगा, तो सबसे पहले तो क्या करेगा बच्चा, यहाँ पे बच्चा सेल्फ स्टडी करने के लिए भी बच्चे को फोकस कराना। बच्चे को क्या फोकस करना, तो सेल्फ स्टडी के लिए फोकस कराना। पहला क्या होगा, सेल्फ स्टडी, यानी बच्चा सेल्फ स्टडी करे। इसके लिए इसको प्रेरित करना, सेल्फ स्टडी के लिए बच्चे को प्रेरित करना कि बच्चा सेल्फ स्टडी करके सीखे। दूसरा क्या, तो दूसरा करा सकते हैं बच्चा पीयर लर्निंग करे। बच्चा पीयर लर्निंग करे, सेल्फ स्टडी करेगा तो बच्चा ज्यादा सीखेगा, सीखेगा ज्यादा और उसको इंटरनल मोटिवेशन आएगा। उसको इंटरनल मोटिवेशन आएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन से तो सीखेगा ही, उसको बच्चे को इंटरनल मोटिवेशन भी आएगा। साथ साथ में पीयर लर्निंग कराना, पीयर लर्निंग कराना यानी उसके दोस्त मित्र आ रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताया हुआ था। यहाँ पे बच्चे ने एक्टिविटी करी, इस एक्टिविटी में जो ये वाले एक्टिविटी थे इसने इसको साथ में दिखाया अपने मित्रों के साथ में, इसमें भी ग्रुप होंगे, यहाँ इसके भी ग्रुप होंगे, इन ग्रुपों में भी बच्चे अपना एक दूसरे के साथ में बातचीत करें। ये हो गया पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग जिसकी बात वाइगोस्की जी करते हैं। वाइगोस्की जी कहते हैं कि बच्चा समाज में जाएगा, बच्चा समाज में जाएगा और समाज की सामाजिकता आती कहां से है, लोकतांत्रिक जीवन बच्चा सीखता कहां से है, तो बच्चा जाकर के विद्यालय में सीखता है। तो विद्यालय में जो बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ में अपने ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करें और उनके ज्ञान को ले आपस में एक दूसरे से लेन देन करके भी सीखे। तो लेन देन करने को सीखते हैं क्या, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लर्निंग करे बच्चा। रेसिप्रोकल सामाजिक गतिविधि में क्या होगा, रेसिप्रोकल में। तो रेसिप्रोकल का मैंने आपको एग्जांपल बताया हुआ था क्या, कि मान लीजिए रेसिप्रोकल लर्निंग में कैसे करेगा कि यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे एक बच्चा ए है, दूसरा बच्चा बी है, तीसरा बच्चा सी है और चौथा बच्चा डी है। मान लीजिए हम ये डी है और एक यहाँ पे एक टीचर भी है, यहाँ पे एक जो है ई टीचर है, ई टीचर है। अब ये क्या करे, बच्चे जो है रेसिप्रोकल में क्या होगा, इसको कोई कॉन्सेप्ट दिया गया, बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट दिया गया सीखने के लिए, तो बच्चा अपनी कॉन्सेप्ट को सीखा, सीखने के बाद कुछ अगर इसको नहीं आ रहा है तो सी से पूछा इसने, सी से पूछा। अब सी को नहीं आ रहा है तो उसने ए से पूछा। आपस में क्या कर रहे हैं, अदल बदल कर रहे हैं, आपस में अदल बदल कर रहे हैं। कुछ इसको आया तो इसको बता रहा है, इसको आया तो इसको बता रहा है, ये दोनों आपस में अदल बदल कर रहे हैं। यहाँ पे कह सकता है कि सी जो है बी से भी पूछ सकता है, सी को जो आ रहा है बी को नहीं आ रहा है तो सी बी को बता दिया, अब बी को आ रहा है सी को नहीं आ रहा है तो सी इसने बता दिया। फिर ऐसे ही ए वाले को, ये क्या है, आपस में अदल बदल करके क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये आपस में अदल बदल करके सीख रहे हैं, कोई किससे भी सीख सकता है, कोई किससे भी सीख सकता है, जिसको जो आता है वो उसे सीख सकता है। वहीं यहाँ भी टीचर ने इसको बताया, टीचर ने इसको बताया, टीचर ने बी को बताया, समझाया, तो बी को बताया, पूरे को बताया, सबको बताया, पूरे ग्रुप को बताया, पूरे ग्रुप को बताया। टीचर ने इंडिविजुअल भी बताया, टीचर ने पूरे ग्रुप को भी बताया। अब इस ग्रुप ने कुछ बातें हैं जो टीचर को नहीं आती है, तो टीचर को भी इसने बताया। तो टीचर भी क्या कर रहा है, यहाँ पे सीख रहा है, टीचर भी यहाँ पे सीख रहा है बच्चों से। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं क्या, रेसिप्रोकल। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल या अदल बदल की लर्निंग, अदल बदल का सीखना। तो रेसिप्रोकल लर्निंग के लिए भी बच्चे को प्रेरित किया जाए कि कोई भी परफेक्ट नहीं है सर, सब कोई हर जगह से सीख सकता है, सब कोई हर जगह से सीख सकता है। तो ये सीखने की भावना भी बच्चों के अंदर में प्रवाहित करना कि बच्चे सब जगह से सीखें। वहीं पे ग्रुप डिस्कशन,
ग्रुप डिस्कशन अक्सर पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे स्ट्रॉन्ग लर्निंग कहां से होती है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग लर्निंग किससे होती है? तो ग्रुप डिस्कशन से। बच्चे जितना आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे उतना ही उनकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो ग्रुप डिस्कशन भी देना कि बच्चे ग्रुप डिस्कशन करके वहां से सीखें। और क्या होता है ग्रुप डिस्कशन के बाद, क्या होता है? तो यहाँ पे होता है 1-to-1 लर्निंग, और 1-to-1 लर्निंग करा सकते हैं। और 1-to-1 लर्निंग का मतलब क्या? कि इंडिविजुअल लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग भी कह सकते हैं। 1-to-1 लर्निंग का मतलब क्या? कि एक टीचर आया, मतलब यहाँ पे एक बच्चा आया टीचर के पास, इसने यहाँ से सीख लिया, एक बच्चा आया यहाँ पे इसने सीख लिया, ये वाला आया इसको सीख लिया, ये वाला आया इसको सीख लिया। तो 1-to-1 लर्निंग, या इसको मिले या इसको मिले या इसको मिले, यहाँ पे एक दूसरे से एक एक बच्चा जाकर के एक दूसरे से मिले, वह भी लर्निंग वहां से हो सकती है। तो 1-to-1 लर्निंग भी यहाँ पे करवा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग कर सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग कर सकते हैं कि बच्चे क्या करें, आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करके, एक दूसरे के साथ में सहयोग करके, इसको कहते हैं सहयोगात्मक लर्निंग, सहयोगात्मक सीखना। तो ये इसको कुछ आता है, इसको कुछ आता है, इसको कुछ आता है, इसको कुछ आता है, तो ये सहयोगात्मक लर्निंग भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे सीखना क्या है? वो एक प्रकार की सामाजिक गतिविधि है। सामाजिक गतिविधि इन द सेंस कि बच्चे खाली एक ही जगह से नहीं सीखते हैं, सीखना एक ही जगह से नहीं होता, अलग अलग जगहों से होता है। कोई ऑडिटरी लर्नर होगा, तो कोई काइनेस्थेटिक लर्नर होगा, कोई टेक्टाइल लर्नर होगा, कोई वह म्यूजिकल लर्नर होगा, कोई जो है वह वर्बल लर्नर होगा, कोई लॉजिकल लर्नर होगा। तो अलग अलग प्रकार के लर्नर है जिनकी बुद्धि उसमें स्ट्रांग है, तो वह एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक बार और एक एग्जांपल आप लोगों को बताया हुआ था, अगर याद होगा तो याद होगा। एक हेट्रोजेनिटी होता है, दूसरा होता है होमोजेनिटी। एक होता है हेट्रोजेनिटी और दूसरा होता है होमोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी और होमोजेनिटी की चर्चा कर लेते हैं, इसी में वाला चीज आ जाएगी, इसी में ये चीज आ जाएगी। तो कैसे हेट्रोजेनिटी होती है, होमोजेनिटी होती है, ये दोनों को हम बात कर लेते हैं। हेट्रोजेनिटी और होमोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी और होमोजेनिटी। अब हेट्रोजेनिटी जो होती है, इस वाले ग्रुप में, जो ये ग्रुप होता है, इस ग्रुप में जो बच्चे होते हैं, एक ग्रुप इसका है, इसके बच्चे होते हैं। दूसरा होमोजेनिटी का जो ग्रुप होता है, इसमें भी कुछ बच्चे होते हैं। इसको भी देख लेते हैं, इससे कैसे बच्चे बच्चे होते हैं। मैं बता रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से समझ करके बताइएगा, इसको कौन सा स्कूल का नाम देंगे? आप लोग बताइएगा मुझे, इसको स्कूल का कौन सा नाम देंगे? इसे इसको कौन सा स्कूल कहेंगे और इसको कौन सा स्कूल कहेंगे? अभी आप लोग देख लीजिए, फिर मुझे जवाब तुरंत दीजिएगा कि इसको किस प्रकार का स्कूल कहेंगे और इसको किस प्रकार का स्कूल कहेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बच्चे, विषम, यहाँ पे विषम रूप के बच्चे हैं। डाइवर्स, इसको कह सकते हैं डाइवर्स लर्नर या विषम लर्नर। इसको डाइवर्स लर्नर कह सकते हैं या विषम लर्नर कह सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बच्चे, ये अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। और यहाँ पे सारे बच्चे एक जैसे ही हैं। इसमें इसमें सारे बच्चे एक जैसे हैं। सारे बच्चे एक जैसे हैं। चलिए बताइएगा। हाँ, हेट्रोजेनिटी, इंक्लूसिव, हेट्रोजेनिटी, इंक्लूजन, हेट्रोजेनिटी। ओके, तो होमोजेनिटी क्या होगा? होमोजेनिटी क्या होगा? तो होमोजेनिटी क्या होगा? जवाब यूट्यूब पे भी जवाब दीजिए। होमोजेनिटी क्या होगा? होमोजेनिटी क्या होगा? यूट्यूब पे भी जवाब दीजिए। तो होमोजेनिटी को क्या कहेंगे? हेट्रोजेनिटी को तो आप लोगों ने कह दिया कि वो, तो होमोजेनिटी को क्या कहेंगे? तो फिर होमोजेनिटी को क्या कहेंगे, वो भी जवाब दीजिए। होमोजेनिटी इंटीग्रेशन नहीं। होमोजेनिटी देखिए, यहाँ पे सारे तो एक जैसी है ना, सारे एक ही जैसे हैं। यहाँ पे ये इसको कहेंगे इंक्लूजन, इसको कहेंगे इंक्लूजन, यानी यहाँ पे सारे बच्चे हैं। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, हेट्रोजेनिटी को कहेंगे क्या? सेग्रीग्रेशन। सेग्रीग्रेशन या स्पेशल स्कूल, सेग्रीग्रेशन कहेंगे या स्पेशल स्कूल कहेंगे, ये दोनों एक ही है। ये होगा इंक्लूजन और ये होगा सेग्रीगेशन या इंक्लूजन, ये होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हेट्रोजिनिटी वाले बच्चे हैं। हेट्रोजिनिटी वाले बच्चे हैं, इस हेट्रोजिनिटी को होमोजीनियस कैसे बनाया जाए? मान लीजिए इस क्लास में 20 बच्चे हैं,
मान लीजिए इस क्लास में कुल 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। अब इस 20 बच्चों में से हमको इसको होमोजेनियस बनाना है, तो 20 बच्चों में से हमारा लर्निंग का पैराडिगम कुछ इस तरह का है। लर्निंग का पैराडिगम कुछ इस तरह का है, कुछ इधर है कुछ इधर है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको दो भागों में बांट सकते हैं। ए को कहते हैं ए ग्रुप, ए ग्रुप, और दूसरे को कहते हैं बी ग्रुप। ए ग्रुप और बी ग्रुप, तो ए ग्रुप में यहां पे मान लीजिए यहाँ पे ये दो बच्चे हैं, यहाँ पे दो बच्चे हैं, बाकी बच्चे कितने, तो बाकी के यहाँ पे 16 बच्चे हैं। तो 16 बच्चों को हमने इसको भी दो भागों में बांट दिया, 8 + 8, 8 + 8 यानी 8 इधर के होंगे, 8 इधर के होंगे, 8 इधर के होंगे, 8 इधर होंगे। इसमें से जो 4 है, इसमें से 4 इधर ले लिए, यानी हमने बांट कैसे दिया, यहाँ पे दो, दो प्लस इसमें से 4, प्लस इसमें से 4, दो, दो यहां से ले लिए, दो में से यहाँ पे एक ही लिए, यहां से एक लिए और इसमें से 4 लिए, मतलब 4 यहाँ पे 4 है, 4 4 यहाँ पे 4 + 7 और +1 यहां से लिए। तो कितने हो गए, 1 4 4 5 5 5 10, 10 बच्चे इधर हो गए। यानी हमने इसमें से भी एक बच्चा ले लिया, यहाँ से हमने इधर ये 8 पूरे बच्चे थे तो 4 इसमें से लिया, दो यहाँ से 4, यहाँ से इधर से 4 ले लिया, इधर से 4 ले लिया, यानी 4 इस साइड के बच्चे, 4 इस साइड के बच्चे, ये भी हमारा बैलेंस हो गया। और इधर से हमने एक गिफ्टेड बच्चा हो गया, एक सबसे लोअर बच्चा हो गया, एक गिफ्टेड बच्चा हो गया। अब इसमें से एक दो जो है वो हमारे सृजनात्मक बच्चे होंगे, और थोड़े एवरेज से ऊपर के होंगे, और थोड़े एवरेज से नीचे के होंगे, और उससे नीचे के होंगे। तो हमारा पूरा क्लास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हमने ए ग्रुप और बी ग्रुप को भी बैलेंस बना लिया, कैसे, ग्रुपिंग करके, ग्रुपिंग करके 10-10 बच्चों की ग्रुपिंग कर ली और ये बैलेंस बना लिया। जो हमारी इंक्लूजन की क्लास थी, जो हमारी इंक्लूजन की क्लास थी, उस इंक्लूजन की क्लास को भी हमने क्या बना लिया, उसको हमने ग्रुपिंग करके मतलब होमोजीनियस बना लिया। जहां पे हमारा बिल्कुल हेट्रोजीनियस क्लासरूम था, उस हेट्रोजीनियस को हमने ग्रुपिंग करके होमोजीनियस बना लिया। कैसे, हमने इस तरह से, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान करिएगा, ये कुल मिलाकर के 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे में से दो बच्चे इधर हैं, दो बच्चे इधर हैं, तो दो दो इधर हो गए। अब यहाँ पे ये कुल मिलाकर के 16 बच्चे हैं, यहाँ पे बीच में 16 है, तो 16 8, एवरेज से नीचे 8 बच्चे हैं, एवरेज से ऊपर 8 बच्चे हैं। तो एवरेज से नीचे 8 में से इसमें से हमने निकाल लिए 4, 4 यहाँ रख लिए, और एवरेज से ऊपर वालों को भी 4 रख लिए, तो 4, और बाकी के हमने इसमें दे दिए। यानी ए ग्रुप को भी ऐसे दे दिया और बी ग्रुप के भी ऐसे दे दिया, 1 धन 4 धन 4 धन 1 बराबर 10। ये हो गया ए ग्रुप और ये हो गया बी ग्रुप। ए ग्रुप को इतना दे दिया, बी ग्रुप को इतना दे दिया। अब ये दोनों क्लासें क्या हो गई, बराबर हो गई। इनके पास भी एक लोअर बच्चा है, इनके पास भी एक लोअर बच्चा है, इनके पास भी एक हायर बच्चा है, इनके पास भी एक हायर बच्चा है, इनके पास भी 4 जो है वो मिनिमम बच्चे हैं, और इनके पास भी मतलब एवरेज से नीचे बच्चे इनके पास भी है, एवरेज इनके पास भी 4 एवरेज से ऊपर है, और इनके पास भी 4 एवरेज के ऊपर है। अब ये दोनों क्लासें बैलेंस हो गई। जब कहीं इसमें हो सकता है कोई ऑडिटरी लर्नर हो, कोई काइनेस्थेटिक लर्नर हो, कोई म्यूजिकल लर्नर हो, अलग अलग प्रकार के लर्नर हो सकते हैं। तो जब जरूरत लगेगी तो कभी ये हायर बन जाएगा, तो कभी ये लोअर बन जाएगा, तो कभी ये हायर बन जाएगा, क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, तो कभी ये करेगा। तो ये सभी आपस में क्या करेंगे, सीखेंगे। यहाँ पे टीचर को कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह से बच्चे कोऑपरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, यानी एक दूसरे को, पूरी क्लास को ही कोऑपरेटिव लर्निंग के जरिए हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब होती है क्या, इसे कहते हैं सामाजिक गतिविधि का लर्निंग, सामाजिक गतिविधि की लर्निंग। ये इसको भी आप समझ करके रखिएगा कि कैसे मैंने बताया है, इसको किस तरह से एग्जांपल से जरिए बताया है, आप इसको समझ करके रखिएगा। तो ये सीखना जो है, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो बच्चों को इस तरह से सीखने का हम माहौल दे सकते हैं, हम माहौल दे सकते हैं। और बच्चों को इस प्रकार का जब हम एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, एक्सपोजर देंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, सीखने लगेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग के जरिए, 1-to-1 लर्निंग के जरिए, ग्रुप डिस्कशन के जरिए, रेसिप्रोकल के जरिए, पीयर लर्निंग के जरिए, सेल्फ स्टडी के जरिए। बच्चे को सारे ऑप्शन दे दीजिए, बच्चे को सारे ऑप्शन दे दीजिए, बच्चा जैसे सीखना चाहता है वैसे सीखे। तो इस तरह से ये पूरी स्टडी को, ये पूरे तरीके को कहते हैं सामाजिक गतिविधि का सीखना, सामाजिक गतिविधि में रह करके सीखना। होप आप लोग को ये समझ आया होगा। चलिए, अगर कुछ ना समझ आया हो तो हमसे पूछिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया मनीष। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सामाजिक गतिविधि हमने बता दिया, अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब इसके और कौन कौन सी रणनीतियां और रणनीतियां पूछते देखते हैं। तो एक आता है मेटा कॉग्निटिव रणनीतियां। मेटा कॉग्निटिव रणनीति, एक तो हो गया हमने सोशल रणनीति पर देख ली, सोशल स्ट्रेटेजी, एक हमने सोशल स्ट्रेटेजी देख ली। अब यहां से बात करेंगे मेटा कॉग्निटिव रणनीति, मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। तो ये था पहला। दूसरा, दूसरा है सीखने का, सीखने का
मेटाकॉग्निटिव रणनीति या गतिविधि। मेटाकॉग्निटिव यानी मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब संज्ञान, कॉग्निशन मतलब संज्ञान, ये कॉग्निशन मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको संज्ञान, संज्ञान। अब मेटाकॉग्निशन क्या होता है? संज्ञान के अंदर का संज्ञान, सूक्ष्म संज्ञान कह सकते हैं इसको, सूक्ष्म संज्ञान। अब सूक्ष्म संज्ञान क्या है कि मान लीजिए हमने कहा कि ये एक टमाटर है, टमाटर है तो टमाटर तो दिख रहा है आपको, टमाटर पूरा आपको दिख रहा है कि ये जैसा टमाटर जैसा सेप दिख रहा है, ये टमाटर जैसा सेप दिख रहा है, टमाटर जैसा सेप दिख रहा है। हमने इसको लाल कर दिया तो लाल जैसा दिखने लगा, टमाटर जैसा कुछ दिखने लगा। चलिए अब ये टमाटर जैसा हो गया, अब ये टमाटर जैसा आपको दिख रहा है, अब ये टमाटर है, टमाटर तो हो गया इसको संज्ञान, टमाटर का भाव इसको हो गया संज्ञान। अब ये संज्ञान के बारे में भी संज्ञान जानना, संज्ञान है टमाटर तो टमाटर कैसा होता है, किस रूप का होता है, टमाटर के अंदर क्या होता है, उसके बीज कैसे होते हैं, वो बीज कैसा क्या काम करता है, उस बीज से कितने और बीज बन सकते हैं, उससे टमाटर कैसा बन सकता है। कॉग्निशन के अंदर भी कॉग्निशन रखना। मान लीजिए हम अभी लर्निंग सीख रहे थे, हम अभी क्या सीख रहे थे, लर्निंग। अभी आप लोगों के लेवल की बात करते हैं लर्निंग, फिर इसको छोटे पे लेके आएंगे। लर्निंग, हम लर्निंग सीख रहे थे, तो लर्निंग क्या है, एक बड़ा है, लर्निंग एक कॉन्सेप्ट है, संज्ञान है, लर्निंग एक संज्ञान, एक बड़ा संज्ञान है। तो इसको हमने संज्ञान दिया कि लर्निंग क्या है, सीखना, सीखना जो है जीवन पर्यंत चलते रहता है, और सीखना कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है, अलग अलग प्रकार के सीखने के लोग भी होते हैं, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक भी बहुत होते हैं। ये कुछ आपने सब कुछ सीख लिया, सीख लिया। अब ये सीखने के अलग अलग, सीखने का सिद्धांत क्या होगा, उसका सिद्धांत क्या होगा, सीखने के तरीके क्या होंगे, सीखने के रूप क्या होंगे, सीखने को अप्लाई कैसे करेंगे। अब ये अलग अलग रूप, ये अलग अलग बातें, अब इस बातों के अंदर सिद्धांत में भी कैसे होगा, कैसे उसके ये सिद्धांत कैसा, ये सिद्धांत कैसा, ये सिद्धांत कैसा, ये सिद्धांत कैसा, इसके अंदर भी ये छोटी छोटी बातें होंगी, इसके अंदर भी छोटी छोटी बातें होंगी, इसके अंदर भी छोटी छोटी बातें होंगी। जैसे जैसे बताया गया था ना कि एक जो है, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, ग्रुप ग्रुप एक मतलब मेजर, एक जी फैक्टर होता है, उसके अंदर एक मेजर होता है, एक माइनर होता है, और उसके अंदर एक स्पेसिफिक होता है। मैंने हायरार्की बताई थी ना, वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत, वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत में क्या बात करी गई थी, एक जो है मेन होता है, एक होता है मेन, इसको कहते हैं जी, जी के नीचे आता है, जी के नीचे आते हैं क्या, मेजर, मेजर वर्णन जी ने ये बताया था, मेजर और मेजर, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेजर के आगे माइनर होते हैं, माइनर, माइनर, माइनर। अब ऐसे इसके भी अंदर भी, मेजर के अंदर माइनर, अब इसके अंदर स्पेसिफिक आते हैं, ये इसको कहा गया पदानुक्रमिक सिद्धांत, वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। अब ये यही क्या है, अब इसके अंदर भी अगर हमने क्या है, इसके अंदर भी लिखा है, इसी को कहते हैं क्या, इसी को सोचना, ये वाले को सोचना। सबसे पहले तो हमने ये सोचा था, इसको सोचने के बाद ये बढ़ाया, ये बढ़ाया, ये बढ़ाया, अब ये बढ़ा रहे हैं, इसी को कहते हैं सोचने को, इसी प्रकार के सोचने को कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन मतलब सोच के अंदर सोच लेके आना, सोच के अंदर सोच लेके आना, सोच संज्ञान के अंदर संज्ञान को विकसित करना, उसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। तो मेटाकॉग्निशन की रणनीति भी अपनाना कि बच्चे जो है आगे जाए, आगे और उसके अंदर भी डीप लेकर के जाए, मतलब सरफेस नहीं, डीप लेके जाए, डीप के अंदर भी डीप ज्ञान को निकालें। तो वह भी रणनीति बच्चों के अंदर में बनवाना, सीखने की वह भी रणनीति तैयार करवाना। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, तो बच्चे जो है मेटाकॉग्निटिव रणनीति बना करके भी सीखते हैं, यानी एकदम माइक्रो प्लान बना करके सीखते हैं। कैसे, इसको कहेंगे, कह सकते हैं क्या, माइक्रो प्लान बना करके। तो आप इसमें बनाते कैसे, करते कैसे हैं, तो इसमें जब ये रणनीति कैसे करते हैं, सीखते कैसे, तो जब सबसे पहला आता है माइक्रो प्लान बनाना, माइक्रो प्लान बनाना, माइक्रो प्लान मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को ध्यान में रख करके, सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को यानी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके प्लान बनाना, और उस पर जाकर के काम करना, उसको सोचना, उसको करना। तो सूक्ष्म प्लान बना करके जब सीखते हैं बच्चे, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं माइक्रो प्लान बना करके सीखना। तो इसका स्टेज होता है पहला माइक्रो प्लान बनाना, दूसरा निगरानी करना, उसकी माइक्रो निगरानी भी करना, माइक्रो ऑब्जर्वेशन, माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना, यानी सूक्ष्म निगरानी करना, या सूक्ष्म प्लान बनाना और सूक्ष्म निगरानी करना, इस तरह से सीखना। और क्या, फिर सेल्फ असेसमेंट करना, सेल्फ असेसमेंट करना, सेल्फ असेसमेंट करना, फिर क्या करना, फिर जो है वह बिल्कुल अटेंशन करना और डेडिकेट होना, सेल्फ असेसमेंट करना, अटेंशन करना, अटेंशन प्लस डेडिकेशन,
डेडिकेशन करना, यानी उसके काम के प्रति अटेंशन, अटेंटिव होना, कि वह हम बिल्कुल सीखेंगे। माइक्रो प्लान बनाया तो माइक्रो प्लान को बिल्कुल, माइक्रो प्लान को सक्सेस भी करेंगे, माइक्रो प्लान के एक एक प्लान को सक्सेस भी करेंगे, तो वो सक्सेस जब तो होगी तो उसी को कहेंगे क्या, माइक्रो या मेटा कॉग्निटिव रणनीति, सीखने की मेटा कॉग्निटिव रणनीति। तो अटेंशन करना। अब आगे आता है, सबसे आता है लास्ट में, दृढ़ता। दृढ़ता, पहले अभी दृढ़ता लिखिए। दृढ़ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ये क्या है? माइक्रो प्लान, प्लान बनाना, माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना, सेल्फ असेसमेंट करना, अटेंशन करना, अटेंशन या डेडिकेशन करना, और साथ साथ में क्या करना, उसको फिक्स करना। फिक्स करना इसको कह सकते हैं, दृढ़ता मतलब फिक्स करना। फिक्सेशन, यानी उसको बिल्कुल फिक्स करना, कि वह जो है वहां पे बिल्कुल फिट हो जाए, ज्ञान जो भी सीखा हुआ जो ज्ञान जो है वह बिल्कुल सेट हो जाए। तो ये इस तरह से अलग अलग रूपों में सीखने का मेटा कॉग्निशन होता है, कि माइक्रो प्लान, माइक्रो ऑब्जर्वेशन, सेल्फ असेसमेंट, अटेंशन, साथ साथ में डेडिकेशन, और उसका फिक्सेशन भी। तो ये इतने जो है चरण उसके होते हैं। इसको कहते हैं लास्ट में दृढ़ता, यानी उसको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना, फिट करना। तो ये हो गया क्या हमारा, तो मेटा कॉग्निटिव की रणनीतियां। एक रणनीति ये होती है। आगे की रणनीति की चर्चा करते हैं। आगे की रणनीति की चर्चा करते हैं, तो आगे जो है, अब एक संज्ञानात्मक रणनीति क्या होगी। ये तो हो गया मेटा कॉग्निटिव रणनीति। अभी बता कॉग्निटिव रणनीति। कॉग्निटिव रणनीति देख लेते हैं। कॉग्निटिव रणनीति भी देखना, उसमें क्या करेंगे, जिसको कि पियाजे जी ने बताया हुआ है। संज्ञानात्मक रणनीति तीसरा, संज्ञानात्मक रणनीति। संज्ञानात्मक रणनीति में क्या होता है, तो संज्ञानात्मक रणनीति में क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उद्देश्य तैयार करते हैं। उद्देश्य तैयार करते हैं, और स्टेज बाय स्टेज होता है। यहाँ पे उद्देश्य तैयार करते हैं। उद्देश्य तैयार करने के बाद क्या करते हैं, तो उद्देश्य को एक बार जो है रिवीजन करते हैं, यानी उसको पुनरावृत्ति मतलब उसको ला करके जोड़ते हैं। पुनरावृत्ति या ब्रशअप कह सकते हैं इसको। ब्रशअप करना, पुनरावृत्ति या ब्रशअप। यहाँ पे पुनरावृत्ति रिकैप्चुलेशन नहीं है, यहाँ पे पुनरावृत्ति क्या है, यहाँ पे रिकैप है। यहाँ पे ब्रशअप कर सकते हैं, कि उस पर जो ज्ञान है, जो पुराना वाला ज्ञान है, उस पुरानी ज्ञान को ले आना, उसको सेट करना। वहां पे बात कर सकते हैं कि रेडीनेस करना, यहाँ पे रेडीनेस की बात कर सकते हैं, तैयारी करना। पुनरावृत्ति को यहाँ पे कर सकते हैं पूर्व तैयारी। चलिए, पुनरावृत्ति ना करके पूर्व तैयारी करें। पूर्व तैयारी, तो पूर्व तैयारी करते हैं, फिर संसाधनों की खोज करते हैं। संसाधनों की खोज, संसाधनों की खोज करते हैं। संसाधनों की खोज करने के बाद फिर ग्रुपिंग करते हैं, समूहन। ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करने के बाद फिर उसका विस्तार करते हैं। विस्तार करते हैं, विस्तार करने के बाद फिर जो है हम उसका सारांश लिखते हैं, या फिर हम उसके मतलब उसको अप्लाई करते हैं। सारांश या अनुप्रयोग, अनुप्रयोग लिखते हैं। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, संज्ञानात्मक रणनीति में बच्चा क्या करता है, पहले लेवल के आधार पे जो कॉग्निटिव है, बच्चा जो है वो चाहे सेंसरी मोटर स्टेज में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, या जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है, जिस स्टेज में होगा उस स्टेज के हिसाब से वो उद्देश्य बनाएगा, अपनी पूरी तैयारी करेगा। फिर वो संसाधनों की खोज करेगा, क्या क्या संसाधन हमको जरूरत लगेगी, उसके आधार पर वो ग्रुपिंग करेगा कि किसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है, उस पढ़ने को ग्रुपिंग करेगा, फिर उसका विस्तार करेगा, और फिर उसका अनुप्रयोग करेगा। तो इस तरह से जो बच्चे यह भी सीखते हैं। चलिए, अब ऐसे करने के लिए छात्रों को प्रेरित कैसे किया जा सकता है, कि बच्चे जो है इस रूपों में सीखें, बच्चे जो सामाजिक गतिविधियों में सीखे, बच्चे संज्ञानात्मक रणनीतियों में सीखे, बच्चे कॉग्निटिव और रणनीति में सीखे। इसके लिए क्या करना है, टीचर को कैसे मोटिवेट करना है, क्या क्या करना चाहिए, टीचर बच्चों को प्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, उसकी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों को प्रेरित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए।
कि बच्चे इन गतिविधियों में सीखने लगे, बच्चे इन गतिविधियों में सीखने लगे, उसके लिए टीचर को करना क्या चाहिए वो चलिए चर्चा कर लेते हैं। बच्चों को प्रेरित करने के बिंदु, बच्चों को प्रेरित करने के बिंदु क्या है, बिंदु उसकी चर्चा कर लेते हैं। मतलब कैसे प्रेरित करेंगे बच्चे इन सारी चीजों में आने लगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है, बच्चे को समाधान खोजने के लिए सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अवसर देना, बच्चे को जो है खोजने के लिए अवसर प्रदान करना, अवसर प्रदान करना। यहाँ पे बच्चों को प्रेरित करने के लिए 3 E's का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 E's क्या, तो एक्सपीरियंस, एनवायरमेंट और क्या, तो एक्सपोजर। एक्सपीरियंस, एनवायरमेंट और एक्सपोजर, ये हम यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, बच्चों को अवसर प्रदान करना। दूसरा क्या करना, तो बच्चों को कॉम्पिटिटिव तैयार करना, कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार करना, और उनके लिए मतलब ये तैयार करना कि जब कालांश की तैयारी हो, समय के साथ, समय के साथ चलने के लिए, समय के साथ चलने के लिए प्रेरित करना, समय के साथ चलने के लिए प्रेरित करना। और क्या करना, तो लगातार प्रश्न उनसे पूछना। सबसे पहले बच्चों को प्रश्न पूछना कि वो जवाब दें, अपने ही पहले जवाब नहीं देना। सबसे पहले बच्चों से प्रश्न पूछना कि वे कितना जानते हैं, वे कितना जानते हैं, फिर उसका जवाब देना। बच्चे कितना जानते हैं पहले वो पूछना, फिर उनका जवाब देना। बच्चे अपना बेस्ट कैसा दे सकते हैं उसके लिए उनको अवसर देना और माहौल देना। बच्चे सर्वोत्तम कैसे दे सकते हैं उसके लिए माहौल देना। टीचर का काम क्या है, बस माहौल देना, फैसिलिटेट करना, उसके लिए माहौल देना। बच्चों को असाइनमेंट देना, बच्चों को असाइनमेंट देना उनकी रुचि के अनुसार, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार असाइनमेंट देना, उनकी रुचि के अनुसार असाइनमेंट देना ताकि वह उसको सीख सके। बच्चों को खुद से करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को खुद से करने के लिए प्रेरित करना, खुद से करने के लिए उनको प्रेरित करना कि बच्चे खुद से कर सके। वह बच्चों को, हर एक बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल बच्चे को फीडबैक देना, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को
व्यक्तिगत रूप से फीडबैक देना, कि बच्चों को व्यक्तिगत रूप से फीडबैक देना, तो ये भी जो है हम ले सकते हैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए। स्थानीय परिवेश में रहकर के सीखने का मौका देना, स्थानीय परिवेश में रहकर, स्थानीय परिवेश में रहकर एवं जोड़कर, स्थानीय परिवेश में रहकर एवं जोड़कर सीखने का मौका देना, यानी जो भी बातें सिखाई जाए उसके स्थानीय परिवेश के आधार पर सीखने का मौका। चलो इतना होगा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। छात्र को आगे बढ़ने के लिए तैयार करना, प्रेरित करना, गहराई से उतरे बच्चे जो है उसको डीप समझे, बच्चे गहराई से समझें, उसके लिए प्रेरित करना, उसके लिए प्रेरित करना। ये सब जो है, ये सब अलग अलग क्या है, बच्चों को प्रेरित करने के बिंदु है। आप इस तरह से बच्चों को प्रेरित करते हैं, कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को समझाया कि बच्चों को कैसे समझाया जाता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे वातावरण में सीखते हैं, और वो अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, वह अलग अलग गतिविधियों में कैसे सीख सकते हैं, वह सामाजिक गतिविधियों में कैसे सीख सकते हैं, वह 6E और 1S के आधार पर कैसे सीख सकते हैं, वह जो है 3E's का माहौल उनके लिए कैसे प्रदान करवाएंगे, वह जो है वहां पे मैंने आप लोगों को समझाया। फिर मैंने आपको बताया कि बच्चों मेटा कॉग्निशन में मेटा कॉग्निशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके आधार पर कैसे सीख सकते हैं, और संज्ञानात्मक स्तर पर बच्चे कैसे सीख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा समझाया कि सीखना जो है अलग अलग रूपों में कैसे होता है। चलिए तो यहाँ पे हो गया, ये अगर हो गया हो तो मैं आगे चले, हम मिटा दूं उसको, ये अगर हो गया हो तो मिटा दूं, तो दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है यहाँ लग रहा है। चलिए जवाब दीजिए तो इसको मिटा दें। आगे चलते हैं, अब यहाँ से स्व जांच ले लेते हैं, स्व जांच खत्म करते हैं। आज हमारा एक और प्रोग्राम है गुरु पूर्णिमा का, तो उसके लिए जो टीचर्स हैं वो टीचर्स आएंगे, उनसे बातचीत होगी, उनका सम्मान भी होगा, और अपने वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जो पुराने टीचर्स हैं, जो केएल के एलुमनी हैं, और जो केएल के टीचर्स हैं, वो सभी आज जो इकट्ठा होंगे एक प्लेटफॉर्म पे, तो उन सभी लोगों का प्रोग्राम भी है 11:30 से। तो जो रूटीन वाले बच्चे हैं वो भी अगर शामिल होंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए तब यहाँ से ये काम होता है खत्म। अब यहाँ से ले लेते हैं थोड़ी स्व जांच, स्व जांच लेते हैं। चलिए स्व जांच के लिए रेडी है सभी लोग, स्व जांच के लिए रेडी है सभी लोग।